हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में विच वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी। लेकिन इन लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं किया था, केवल जो थ्योरेटिकल स्टडीज हैं उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो जीन या फैक्टर है दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। अब क्योंकि कोई यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, उस वजह से उस समय इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाया। इनके बाद में आते हैं कौन? मॉर्गन। जो मॉर्गन है ये अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं ड्रोसोफिला पे, एंड ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इन्होंने जो थ्योरी है इसको प्रूव भी कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो क्या बताएंगे? सटन एंड बोवेरी। लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो किसने दिया था? मॉर्गन ने। देखिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। हाँ, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया था, इसके जो भी रीजन है उसके बारे में देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। मॉर्गन कई सारी चीजें हमें बताते हैं ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके। अब देखिए उनमें से कई चीजें तो वो थी जो कि मेंडल पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करके बता चुके थे। अगर हम बात करें कि भाई मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके ऐसा क्या बताया जो कि मेंडल नहीं बता पाए थे, तो वो है लिंकेज। आप ये बोल सकते हैं जेड इसका एक ऐसा कंसेप्ट जिसके बारे में मेंडल नहीं बता पाए थे, जो मॉर्गन है वो हमें बताते हैं। वो क्या है? लिंकेज। अब देखो जो लिंकेज है, एक्चुअल में जो लिंकेज है इसका जो बेस, इसका जो फाउंडेशन है ये स्टार्ट हो चुका था इससे कुछ पहले के ही एक्सपेरिमेंट से। उसी में से एक जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, बेटसन एंड पोनेट का एक्सपेरिमेंट। बेटसन एंड पोनेट के एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रिजल्ट मिलते हैं वहां से जो लिंकेज, उसका जो बेस, उसका जो फाउंडेशन है वो हमें मिलता है, एंड बाद में जो मॉर्गन है वही इसको फिर प्रूव करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। बेटसन एंड पोनेट एक्सपेरिमेंट। बेटसन एंड पुन्नेट एक्सपेरिमेंट। देखिए लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये था 1906 में। एक्चुअल में हुआ क्या, 1900 के अंदर मेंडल का जो वर्क है इसकी होती है रिडिस्कवरी। इसके बाद में फिर कई सारे जो साइंटिस्ट हैं वो मेंडेलियन पैटर्न पे ही जो क्रॉस इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कोई दिक्कत नहीं आई थी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ज़्यादातर जो भी 3:1 का रेशो है वो मिल जाता था। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में कई बार लोगों को 9:3:1 का जो रेशियो है वो देखने को नहीं मिलता था। तो जो बेटसन एंड पुन्नेट थे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में यहाँ पे बात करें, काफ़ी फेमस ये एक्सपेरिमेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 कैरेक्टर लिए गए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिया पहले तो एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मेंडल ने लिया था क्या? गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम। इन्होंने लेकिन सेलेक्ट किया है क्या? स्वीट पी, लेथाइरस ओडोरेटस। तो बेटसन एंड पुन्नेट जो है 1906 में अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, their experimental material was sweet pea, Lathyrus odoratus, इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के लिए उनको लेने पड़े क्या? 2 कैरेक्टर। उनमें से एक तो कैरेक्टर था यहाँ पे फ्लावर कलर, एंड दूसरा जो कैरेक्टर है वो था यहाँ पे क्या? पोलन शेप। फ्लावर कलर एंड पोलन शेप। फ्लावर कलर। देखिए जो स्वीट पी है इसके अंदर जो फ्लावर कलर है, एक तो होता है इसमें ब्लू फ्लावर, एक तो ट्रेड ये है, और दूसरा होता है क्या? रेड। ब्लू एंड रेड, ये 2 टाइप के जो फ्लावर कलर हैं ये देखने को मिलते हैं स्वीट पी के अंदर। इसमें से जो ब्लू है, ब्लू इज डोमिनेंट बट रेड इज रिसेसिव। जब हम यहाँ पे सिंबल्स यूज करेंगे, या यहाँ पे देखिए ब्लू है ये डोमिनेंट है, तो इसके लिए क्या लेंगे हम? कैपिटल बी। एंड जो रेड है इसके लिए हम क्या लेंगे? स्मॉल बी। ये तो हो गया एक कैरेक्टर। दूसरा उन्होंने लिया इसमें पोलन शेप मीन्स इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं इनका शेप 2 टाइप का था, एक तो लॉन्ग, दूसरा क्या होता है यहाँ पे? राउंड। लॉन्ग पोलन ग्रेन एंड राउंड पोलन ग्रेन।
इनमें से जो डोमिनेंट है वो कौन सा है? लॉन्ग। तो लॉन्ग इज डोमिनेंट एंड राउंड इज रिसेसिव। तो जो भी हम यहाँ पे लेटर यूज करते हैं वो अकॉर्डिंग किसके यूज करते हैं? हम डोमिनेंट के। तो कैसा था ये? लॉन्ग। लॉन्ग इज डोमिनेंट। तो इसके लिए जो हम सिंबल या जो लेटर यूज करेंगे कैपिटल एल, एंड राउंड के लिए क्या हो जाएगा? स्मॉल एल। तो ये हो गई यहाँ पे दो कैरेक्टर, फ्लावर कलर एंड पोलन शेप। अब बिल्कुल मेंडेलियन पैटर्न पे इन्होंने जो क्रॉस है उसको स्टार्ट किया। देखिए मेंडल जब क्रॉस स्टार्ट करते थे, स्पेशली जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं, तो एक पेरेंट में तो वो लेते थे क्या? दोनों डोमिनेंट ट्रेट, एंड दूसरा जो पेरेंट उसका वो क्या लेते थे? दोनों रिसेसिव ट्रेट। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया। इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। देखिए एक पेरेंट के अंदर तो क्या था? ब्लू तो फ्लावर थे एंड पोलन कैसे थे? लॉन्ग। दूसरा जो पेरेंट है उसके अंदर दोनों ट्रेट कैसे लिए? रिसेसिव। मीन्स फ्लावर कलर तो रेड एंड पोलन शेप राउंड। एक तो क्रॉस में इन्होंने क्या किया? देखिए दोनों ट्रेड डोमिनेंट, मतलब ब्लू कलर के फ्लावर, ब्लू लॉन्ग, एंड लॉन्ग क्या हो जाएगा? पोलन शेप। तो ब्लू के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल बी। लॉन्ग के लिए कैपिटल एल। इनको क्रॉस किया ऐसे पेरेंट से जो कैसे थे? रिसेसिव फॉर फ्लावर कलर एंड पोलन शेप। यहाँ पे रिसेसिव में क्या आएगा? यहाँ पे रेड, एंड पोलन शेप कैसा हो जाएगा? राउंड। रेड के लिए आएगा क्या? स्मॉल बी। राउंड के लिए क्या आएगा? स्मॉल एल। तो इस तरह से उन्होंने जो क्रॉसेस को स्टार्ट किया। जब इनका क्रॉस होगा तो इनसे आएगी क्या? F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन आती है, ये F1 जनरेशन, तो देखिए F1 जनरेशन के अंदर इनको जो प्लांट मिलते हैं वो सारे प्लांट कैसे थे? ये आएगा जीनोटाइप यहाँ पे। तो सारे प्लांट कैसे हो जाएंगे? ये फ्लावर कलर क्या होगा यहाँ पे? ब्लू, एंड पोलन शेप क्या होगा यहाँ पे? लॉन्ग, ब्लू लॉन्ग। जितने भी प्लांट यहाँ पे मिले वो कैसे थे? ब्लू जोन के अंदर फ्लावर था एंड पोलन के कैसे थे? लॉन्ग थे। देखिए यहाँ तक तो सारी जो चीजें वो कैसी थी? एक्सपेक्टेड थी कि भाई ऑब्वियसली बात है F1 के अंदर क्या आता है? जो डोमिनेंट रेड है वही एक्सप्रेस हो पाता है। अब इन्होंने किया यहाँ पे क्या? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में इनको क्रॉस करते हैं किससे? रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो रिसेसिव पेरेंट कौन सा है यहाँ पे? रेड राउंड। तो इसका किया टेस्ट क्रॉस विद रेड राउंड। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। जो मेंडल है, मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस किया था तो वहाँ पे रेशो क्या आया था? 1:1। एंड जब डाई हाइब्रिड का किया था तो वहाँ पे रेशो क्या आया था? 1:1:1:1। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर हम मोनो हाइब्रिड के लिए करते हैं तो 2 बार 1 आता है, 2 टाइप की प्रोजेनी आती हैं। एंड जब हम परफॉर्म करते हैं किसके लिए? डाई हाइब्रिड के लिए। मतलब मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस किया था तो रेशियो मिला था 1:1:1:1। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि 2 कैरेक्टर लिए हैं तो टेस्ट क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं। जब टेस्ट क्रॉस किया जाएगा तो रेशियो क्या मिलना चाहिए? 1:1:1:1। एंड 4 टाइप की जो प्रोजेनी है वो यहाँ मिलनी चाहिए। अच्छा 4 टाइप की जो प्रोजेनी वहाँ मिलती भी हैं। यहाँ पे जब इन्होंने क्रॉस किया तो 4 टाइप की जो प्रोजेनी है वो इनको मिलती है टेस्ट क्रॉस में। देखिए इसमें 4 टाइप के जो फिनोटाइप है कौन कौन से होंगे? एक तो आएगा इसमें ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग एंड रेड राउंड। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड जो टेस्ट क्रॉस किया था मेंडल ने, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था। जो कैरेक्टर थे वो क्या थे वहाँ पे? सीड शेप एंड सीड कलर। तो हमने देखा था कि जब उन्होंने डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया था तो उनको 4 टाइप के फिनोटाइप मिले थे। कौन कौन से थे? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। एंड चारों का जो प्रोपोर्शन है वो क्या था? इक्वल था। टेस्ट क्रॉस के अंदर तो 1:1:1:1 का रेशियो था, 4 बार 1। एंड जो F1 से जो सेल्फिंग से आता है वो क्या था वहाँ पे? 9:3:3:1। तो ध्यान रखना है दोनों चीज, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो F2 जनरेशन आती है सेल्फिंग से तो वहाँ पे रेशियो क्या मिलता है? 9:3:3:1।
एंड जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया जाता है, यानी कि F1 को क्रॉस करते हैं किससे, रिसेसिव पेरेंट के साथ में, तब रेशियो क्या मिलता है, 1:1:1:1। ये तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मेंडल के बारे में। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने भी एक्सपेक्ट किया कि भाई बिल्कुल मेंडेलियन पैटर्न पे क्या चल रहा है, ये टेस्ट क्रॉस चल रहा है, 4 टाइप की प्रोजेनी मिलेंगी और 4 टाइप की जो प्रोजेनी मिलती भी है। लेकिन उन्होंने रेशियो एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे क्या, 1:1:1:1, मतलब चारों जो फिनोटाइप है, चारों टाइप की जो प्रोजेनी है, इनका क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, इक्वल प्रपोर्शन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनको जो रिजल्ट मिलता है यहाँ पे, इनका रिजल्ट जो था ये था यहाँ पे 7:1:1:7। ये इनको मिलता है यहाँ पे रिजल्ट, जबकि एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, 1:1:1:1। और देखिए ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई सैंपल साइज छोटा हो। इन्होंने करीब 6 to 7,000, मतलब 6 से लेकर 7,000 जो पी प्लांट थे, स्वीट पी प्लांट, इनको यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। और उनके अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चारों टाइप की जो प्रोजेनी है वो आएंगी इक्वल प्रपोर्शन में। लेकिन इनको जो रेशियो है वो क्या मिलता है, 7:1:7। मेंडल ने अपना जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसके बेसिस पे कंक्लूजन दिया था, कौन सा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको कि फिर बाद में लॉ बनाया गया था। अब जब इनको यहाँ पे ये रेशियो देखने को नहीं मिला, मतलब मेंडल वाला जो रेशियो था डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का 1:1:1, वो जब नहीं मिलता है तो यहाँ पे इनको लगने लगा कि भाई जो असॉर्टमेंट है, असॉर्टमेंट शायद उतना यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे असॉर्टमेंट तो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे असॉर्टमेंट होता तो फिर जो रेशियो है वो कैसा मिलता है यहाँ पे, मतलब चारों जो प्रोजेनी है, चारों टाइप के जो फिनोटाइप है वो कैसे मिलते हैं, यहाँ पे इक्वल मिलते हैं। तो यहाँ पे लगने लगा कि भाई असॉर्टमेंट शायद यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और गौर की कि जो ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये जो 7 है, ये वाला 7 एंड ये वाला 7, जो टाइप की प्रोजेनी ज़्यादा आ रही है, इन पर जब इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो देखने को मिला इनको कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वही कॉम्बिनेशन प्रोजेनी के अंदर ज़्यादा है। जैसे देखो ये 7 क्या है, ब्लू लॉन्ग, तो एक पेरेंट क्या है, ब्लू लॉन्ग है। ये जो 7 है ये क्या आया है, रेड राउंड, तो एक जो पेरेंट है वो कैसा है, यहाँ पे रेड राउंड है। तो कहने का मतलब सिंपल था, ये इन्होंने बस ये ऑब्जर्व किया कि 2 टाइप की जो प्रोजेनी है, 2 टाइप के जो फिनोटाइप है, ये बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और कौन से ज़्यादा मिल रहे हैं, जो कि कौन से हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब उन्होंने क्या किया कि भाई पेरेंटल वाले ज़्यादा मिले तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है इसको चेंज करके फिर से जो क्रॉस है उसको ट्राई करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया सेकंड क्रॉस। ये तो था क्रॉस नंबर फर्स्ट, देखिए ये तो कौन सा था, क्रॉस नंबर फर्स्ट, क्रॉस फर्स्ट। इसके बाद ये इसी क्रॉस को थोड़ा सा इसमें चेंज करके ट्राई करते हैं, क्रॉस नंबर सेकंड। अब इन्होंने इसके अंदर क्या किया कि भाई हम ऐसा करेंगे कि एक तो लेंगे डोमिनेंट ट्रेट, दूसरा क्या लेंगे, रिसेसिव ट्रेट, मतलब एक पेरेंट के अंदर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, इस तरह से अब लेंगे। तो उन्होंने इसमें एक ऐसा पेरेंट लिया जिसमें देखिए ब्लू तो क्या, फ्लावर कलर, ये तो क्या कहता है डोमिनेंट। अब इसके हाथ में क्या लेंगे, रिसेसिव, तो रिसेसिव लेंगे पोलन शेप, यानी कि क्या लेंगे, राउंड, ब्लू के साथ तो राउंड, तो ये एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। ब्लू के लिए कैपिटल बी, राउंड के लिए क्या लेना है, स्मॉल एल। इसको फिर क्रॉस किया किसके साथ में, ये ब्लू है तो यहाँ पे क्या लेंगे, रेड, ये तो क्या रिसेसिव, और इसके साथ में लिया है डोमिनेंट ट्रेट, कौन सा, लॉन्ग पोलन ग्रेन, तो स्मॉल बी कैपिटल एल। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रॉस है उसको परफॉर्म किया है कि भाई एक पेरेंट के अंदर क्या होगा, एक डोमिनेंट ट्रेट होगा, दूसरा कौन सा होगा, रिसेसिव होगा। अच्छा, इनको जब क्रॉस किया तो इससे आएगी F1 प्रोजेनी, इनसे आएगा F1 प्रोजेनी, जो F1 प्रोजेनी है यहाँ पे, देखिए जो F1 प्रोजेनी है इसका भी फिनोटाइप क्या होगा भाई, कैपिटल बी प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ब्लू, एंड कैपिटल एल है तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग। तो F1 जो प्रोजेनी है वो यहाँ पे भी क्या मिलती है, ब्लू लॉन्ग। अब इसका उन्होंने परफॉर्म किया क्या, टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस में वैसे तो हम ये बोलते हैं कि भाई कोई भी जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के हाथ में इसको क्रॉस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में से कोई भी जो पेरेंट है वो होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है, क्योंकि दोनों के पास में एक डोमिनेंट ट्रेट है, दूसरा कौन सा है, रिसेसिव।
तो देखिए पेरेंट यहाँ पे होना जरूरी नहीं है, होमोजाइगस रिसेसिव होना जरूरी है। अगर पेरेंट के अंदर वो कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है तो जरूरी नहीं कि हम उसको पेरेंट से ही क्रॉस करेंगे। कोई भी ऐसा प्लांट जो कि इन दो कैरेक्टर के लिए, दो ट्रेड के लिए रिसेसिव होगा, उससे क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे करना होगा हमें टेस्ट क्रॉस तो इसी से होगा, यानी कि इस टाइप का जीनोटाइप जो होगा उस तरह के प्लांट से इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे पेरेंट के अंदर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो पेरेंट से यहाँ पे क्रॉस नहीं करना है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव होना जरूरी है। तो यहाँ पे इसको क्रॉस किया इसके साथ। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो, देखिए ये वाला क्रॉस, मतलब ये वाला जो टेस्ट क्रॉस है एंड ये वाला टेस्ट क्रॉस, ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। भाई ये कैसा है, ब्लू लॉन्ग को यहाँ पे क्या किया है, टेस्ट क्रॉस किया है, और यहाँ भी जो फिनोटाइप है वो कैसा है, ब्लू लॉन्ग, इसका क्या किया है, टेस्ट क्रॉस। अब इन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया कि भाई ठीक है, यहाँ पे अब हमें मिलने चाहिए क्या, 4 टाइप के फिनोटाइप एंड चारों का जो प्रपोर्शन है वो क्या मिलना चाहिए हमें, 1:1:1:1, यानी कि अगर असॉर्टमेंट फॉलो होगा तो चारों टाइप की जो प्रोजेनी है वो कैसी मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी। अब 4 टाइप की जो प्रोजेनी है वो इनको मिलती तो खैर है, यहाँ पे 4 टाइप की प्रोजेनी मिलती हैं, ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड। तो इनको क्रॉस करने पे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर 4 टाइप की प्रोजेनी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ पे भी असॉर्टमेंट देखने को नहीं मिलता है, एंड यहाँ पे जो रेशियो है वो इनको मिलता है 1:7:7:1, 1:7:7:1। देखिए ये जब उन्होंने क्रॉस किया, अब यहाँ से तो उनकी जो कन्फ्यूज़न है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले कन्फ्यूजन केवल एक था कि भाई यहाँ पे असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे 1:1:1:1 नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। पहली कन्फ्यूजन तो वही है कि असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हुआ, वरना चारों टाइप की जो प्रोजेनी वो कैसी मिलती, बराबर मिलती। दूसरी कन्फ्यूजन ये है कि भाई ये वाला टेस्ट क्रॉस एंड ये वाला जो टेस्ट क्रॉस है ये तो एक ही बात है। तो अगर मान लीजिए ठीक है असॉर्टमेंट नहीं भी मिला, लेकिन कम से कम यहाँ पे जो रेशियो मिला था वो रेशियो तो यहाँ पे मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे जो रेशियो मिला था वो भी रेशियो यहाँ पे नहीं मिला है, यहाँ पे जो रेशियो आया है वो एकदम अलग है इससे। तो अब यहाँ पे उनको दो चीज़ जाननी थी कि भाई न तो असॉर्टमेंट यहाँ पे फॉलो हुआ है एंड टेस्ट क्रॉस से बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है वो कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। देखिए प्रॉपर तो खैर इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो भी यहाँ पे रिजल्ट देखा उसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस बना दी। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ गौर की जो इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। देखो यहाँ पे आप देखोगे जो ज़्यादा प्रोजेनी है वो कौन सी मिलती है, पेरेंटल वाली। जैसे यहाँ पे जो 7 है, ये 7 क्या है, ब्लू राउंड, तो एक पेरेंट कौन सा है, ब्लू राउंड है। दूसरा जो 7 है वो किसके लिए है, रेड लॉन्ग। दूसरा जो पेरेंट है वो क्या है, रेड लॉन्ग। तो यहाँ भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, मतलब सिंपल सी बात है, दोनों ही क्रॉस के अंदर उन्होंने बस ये ऑब्जर्व किया कि पेरेंटल टाइप के जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोजेनी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब उन्होंने क्या किया, इसके लिए बना दिया हाइपोथेसिस। इसको उन्होंने बोला क्या, कपलिंग, और इसको क्या बोला, रिपल्शन। इसको तो बोल दिया कपलिंग, क्रॉस फर्स्ट में इन्होंने बोल दिया इसको कपलिंग, एंड जो क्रॉस सेकंड है इसको क्या बोल दिया, रिपल्शन। क्योंकि क्रॉस फर्स्ट तो क्या है, कपलिंग है, क्रॉस सेकंड क्या है, रिपल्शन है। इसको उन्होंने कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कपलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम बात करें पेरेंट के अंदर दोनों जो डोमिनेंट ट्रेड है वो एक साथ थे, तो प्रोजेनी के अंदर भी जो दोनों डोमिनेंट ट्रेड हैं वो एक साथ हैं। मतलब इनकी क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है कि पेरेंट के अंदर अगर डोमिनेंट ट्रेड साथ में होंगे तो प्रोजेनी के अंदर भी वो साथ ही रहेंगे, इनमें कपलिंग होगी। इसमें क्या हुआ है, पेरेंट के अंदर डोमिनेंट ट्रेड अलग अलग हैं। भाई एक डोमिनेंट ट्रेड यहाँ पे है, दूसरा जो डोमिनेंट ट्रेड है वो इसके पास में है, तो प्रोजेनी के अंदर भी जो डोमिनेंट ट्रेड है वो कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। एक इसके पास में है और एक इसके पास में है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, उन्होंने ये बोला कि भाई अलग अलग हैं तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से प्रोजेनी के अंदर भी जो ट्रेड है वो अलग अलग रहेंगे, तो क्या बोल देंगे, रिपल्शन।
दोनों डोमिनेंट ट्रेड पेरेंट के अंदर साथ साथ है, तो प्रोजेनी के अंदर भी ये कैसे रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, कपलिंग होगी इनमें। डोमिनेंट ट्रेड जो है पेरेंट के अंदर अलग अलग हैं, तो प्रोजेनी के अंदर भी कैसे रहेंगे, ये अलग अलग, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, रिपल्शन। इनमें रिपल्शन हो रहा है, प्रोजेनी के अंदर भी ये अलग अलग रहेंगे। अब ये कपलिंग एक्चुअल में क्या है, रिपल्शन क्या है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके बारे में खैर ये बहुत ज़्यादा नहीं बता पाए, बस इन्होंने यहाँ पे एक हाइपोथेसिस बना दी कपलिंग रिपल्शन, और ये बता दिया कि अगर कपलिंग रिपल्शन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है तो वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये फॉलो नहीं होगा। अब काफ़ी समय तक तो ये चलता रहा कपलिंग रिपल्शन। इनके फिर बाद में आते हैं कौन, मॉर्गन। मॉर्गन ने कई सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला के ऊपर, और फिर इस चीज़ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि भाई कपलिंग रिपल्शन ये कुछ अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। मॉर्गन ने इसके लिए जो टर्म यूज़ किया वो था लिंकेज। अब मॉर्गन जो है इसमें बताते हैं लिंकेज के बारे में। पहली बात तो ये कि मॉर्गन जो है लिंकेज के बारे में बताते हैं। दूसरी बात है कि कई सारे जो साइंटिस्ट थे वहाँ पे ये मान के चल रहे थे कि शायद जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये उतना यूनिवर्सल नहीं है, इसको हम लॉ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये कई जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। कई बार जो मेंडेलियन रेशियो है, डाई हाइब्रिड का रेशियो, वो देखने को नहीं मिलता है। मॉर्गन आते हैं और बताते हैं कि भाई जो असॉर्टमेंट है ये एक्चुअल में लॉ है, बट ये कंडीशन लॉ है, इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, तब तो ये हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज इसके जो रिजल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मॉर्गन यहाँ पे बताते हैं कि देखिए होता क्या है, जब आप लेते हैं दो कैरेक्टर के लिए जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो पहले आपको ये भी सोचना होगा कि वो जो जीन है उनकी पोजीशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। आपने दो कैरेक्टर लिए हैं, तो या तो क्या होगा, वो दोनों जो जीन है वो प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, अलग अलग क्रोमोसोम पे, या फिर वो प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, सेम क्रोमोसोम पे। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जीन हमें दिखाई देता नहीं है, तो दो कंडीशन हमेशा रहेंगी, या तो वो जीन प्रेजेंट है अलग अलग क्रोमोसोम पे या फिर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए वो दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तब तो हमें देखने को मिलता है क्या, असॉर्टमेंट। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसे दो कैरेक्टर ले लिए जिनके जीन कहाँ प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पे, तो उस समय हमें जो असॉर्टमेंट है वो देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे हमें क्या मिलता है, लिंकेज। भाई सिंपल सी बात है, सेम क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो एक साथ ग्रुप में इनहेरिट होते हैं, कहाँ पे, प्रोजेनी के अंदर। इसी को क्या बोला उन्होंने, लिंकेज। तो जो मॉर्गन है इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये दो अलग अलग प्रोसेस नहीं है, ये एक सेम प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज। उन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ये जो दोनों कैरेक्टर है इनके जो जीन है वो एक्चुअल में सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। मॉर्गन जो है इसको अब क्रोमोसोम के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम ये बना लेते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम का पेयर। तो एक पेयर हमने ये बनाया है, इसमें देखो ये मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल बी, और यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल बी, और इसी क्रोमोसोम पे क्या है, ये कैपिटल एल और ये कैपिटल एल। तो मॉर्गन ने बताया कि एक्चुअल में क्या है, ये दोनों कैरेक्टर के जो जीन है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सेम क्रोमोसोम पे है। जब सेम क्रोमोसोम पे है तो यहाँ पे असॉर्टमेंट देखने को हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लिंकेज मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट है उनके अंदर जो क्रोमोसोम है उनमें जो जीन है वो सेम क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है, तो इस वजह से अब देखिए होगा क्या, जैसे इसमें तो होगा ये वाला कॉम्बिनेशन, एंड ये जो पेरेंट है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, स्मॉल बी एंड ये स्मॉल एल। अब हुआ क्या, जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी के अंदर भाई यहाँ से दोनों सेम टाइप के हैं, तो मान लेते हैं हम यहाँ से आ जाएगा एक क्रोमोसोम और यहाँ से आ जाएगा एक क्रोमोसोम। तो ये जो हमने लिखा है एक्चुअल पे इसको हमें इमेजिन करना होगा कहाँ पे, क्रोमोसोम पे। तो जो F1 प्रोजेनी आती है, F1 प्रोजेनी में क्या होता है, एक तो क्रोमोसोम ये वाला होगा, तो कैपिटल बी, इधर ये कैपिटल एल, और एक यहाँ से आएगा स्मॉल बी स्मॉल एल। तो ये कंडीशन है F1 के अंदर, ठीक है। जबकि अच्छा ये वाली जो कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है, अब यहाँ पे ये तो हो गया F1। भाई जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे जो भी जीन होते हैं, क्योंकि जो प्रोजेनी है उसके अंदर पूरा जो क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर होता है। जीन को ले आने का जो काम है वो किसका होता है, क्रोमोसोम का, एंड क्रोमोसोम एज इट इज ट्रांसफर होता है।
तो उस क्रोमोसोम के पास में जो भी ट्रेड होंगे वो सारे एक साथ क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो ब्लू के साथ कौन सा है, लॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ब्लू लॉन्ग। यहाँ पे रेड के साथ में क्या मिल रहा है, राउंड, तो ये रहा रेड राउंड। तो पेरेंट के साथ में जो भी पेरेंट के पास में क्रोमोसोम पर जो भी कॉम्बिनेशन है वो एज इट इज ट्रांसफर होता है किसमें, प्रोजेनी में। जो जीन होते हैं अगर वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो एक साथ ग्रुप में इनहेरिट होते हैं, इसी को उन्होंने क्या बोला, लिंकेज। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, लिंकेज वाला केस मिल रहा है। अब देखिए ये वाले केस भी खैर बन जाते हैं जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये वाले जो प्रोजेनी है ये भी देखने को मिल जाएंगे। अब इसको आप कंपेयर करें इससे, यहाँ पे अगर हम कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, जैसे एक पेयर हमने ये बना दिया और एक पेयर जो है ये, यहाँ पे ये कैपिटल बी एंड स्मॉल एल, और यहाँ पे स्मॉल बी एंड कैपिटल एल। ये यहाँ पे जीनोटाइप था। इसके बाद में आता है F1 में क्या होगा भाई, दोनों सिमिलर है तो एक एक जो यहाँ से क्रोमोसोम है वो आएगा F1 के अंदर। तो F1 के अंदर जो कॉम्बिनेशन है, देखिए F1 में जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, यहाँ पे ये आ गया यहाँ से क्या, कैपिटल बी स्मॉल एल, एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ से ये आ गया कौन सा, स्मॉल बी एंड कैपिटल एल। अब देखिए दिक्कत क्या आती है, जब हम केवल जो जीन्स हैं या जो फैक्टर्स उसके बेसिस पे लिखते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। तो यहाँ से हमें ये लगता है कि भाई दोनों तो एक ही केस हैं, लेकिन अगर आप देखोगे क्रोमोसोम पे उनकी लोकेशन के बेसिस पे, तो ये दोनों क्रॉस जो हैं, ये दोनों टेस्ट क्रॉस एक्चुअल में सेम नहीं है। यही तो मॉर्गन ने बताया कि भाई आपको ये भी सोचना पड़ेगा जो जीन आपने लिए हैं वो सेम क्रोमोसोम पे हैं या डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं। तो फर्स्ट जो आप केस देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, देखिए इस केस में क्या है, कैपिटल बी जिस पे है उसी पे क्या है, कैपिटल एल है, और जिस क्रोमोसोम पे स्मॉल बी है यानी कि जो होमोलोगस इसका पार्टनर है जिस पे स्मॉल बी है उस पे क्या प्रेजेंट है, स्मॉल एल। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन प्रेजेंट है, कैपिटल बी कैपिटल एल एक क्रोमोसोम पे, दूसरे पे क्या है, स्मॉल बी स्मॉल एल। यहाँ पे आप देखेंगे एक क्रोमोसोम पे एक तो है डोमिनेंट वाला यानी कैपिटल बी, और दूसरा क्या है यहाँ पे स्मॉल एल है। ऐसे ही इस वाले पे देखोगे जिसका जो होमोलोगस पार्टनर है उस पे ये तो रिसेसिव वाला स्मॉल बी और उसके साथ में क्या है, कैपिटल एल। तो भाई ये दोनों जो कंडीशन है जब हम लिखते हैं जीन के बेसिस से, मतलब कि कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल है, तो हमको लगता है कि ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों कंडीशन सेम नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे डोमिनेंट के साथ में डोमिनेंट है एंड रिसेसिव के साथ में रिसेसिव है, इसको हम बोलते हैं क्या, सिस अरेंजमेंट। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डोमिनेंट के साथ में क्या है, रिसेसिव है, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जीन का सिस अरेंजमेंट है और यहाँ पे क्या है, ट्रांस अरेंजमेंट है। तो मॉर्गन ने बस सिंपल सा ये बताया कि कपलिंग रिपल्शन को ये अलग अलग प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात बस ये है, यहाँ पे कैपिटल बी के साथ में कौन प्रेजेंट है, कैपिटल एल, तो वो एज इट इज जो है प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ब्लू लॉन्ग। स्मॉल बी के साथ में क्या है, स्मॉल एल है, तो ये भी जो है एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा प्रोजेनी के अंदर, ये रेड राउंड। यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कैपिटल बी के साथ में क्या है, स्मॉल एल है, तो ये एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है प्रोजेनी के अंदर, ब्लू राउंड। स्मॉल बी के साथ में क्या है, कैपिटल एल है, तो ये भी एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे क्या, रेड लॉन्ग। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है, अगर डोमिनेंट वाले साथ में है जीन तो ये भी एक साथ जाएंगे, हाँ डोमिनेंट के साथ में अगर रिसेसिव है तो भी एक साथ जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम पे जीन की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, एंड किस टाइप के जो जीन है वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। जो जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं, इसी को उन्होंने क्या बोला है, लिंकेज। तो मॉर्गन जो है यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए बाकी के जो है ये तो हो गए ज़्यादा वाले पेरेंटल कॉम्बिनेशन, बाकी जो जैसे ये जो 1 है और ये जो 1 है, यहाँ पे जो ये 1 आया है ये होता है किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ये भी हम आगे देखेंगे। जैसे ये दोनों जो है, अब भाई म्यूसिस जब होती है तो क्रॉसिंग ओवर भी होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो बाकी के जो 1 है ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मॉर्गन यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं लिंकेज के बेसिस पे। मॉर्गन के जब लिंकेज के बारे में उन्होंने बताया, फिर वहाँ से जो ये हाइपोथेसिस है कपलिंग एंड रिपल्शन, इसको वो रिजेक्ट कर देते हैं
लिंकेज की जो थ्योरी है, लिंकेज जो टर्म है, जो कंसेप्ट है, इसके बारे में बताते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लिंकेज कंसेप्ट किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। लिंकेज टर्म भी किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। इसके बाद में वो पूरी जो लिंकेज की थ्योरी है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्रॉस है, बेटसन एंड पुनेट का जो क्रॉस है, एक्चुअल में ये एक बेस बनता है, फाउंडेशन बनता है लिंकेज के डिस्कवरी के लिए। क्योंकि इस क्रॉस के अंदर मेंडेलियन जो डायहाइब्रिड रेशियो है वो देखने को नहीं मिला, वो थोड़ा सा डेविएट हुआ और फिर जानने की कोशिश की गई कि भाई ये डेविएट क्यों होता है। तो फिर मॉर्गन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में ये जो कंडीशन है वो कौन सी है? लिंकेज की है। जीन यहाँ पे सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे लिंकेज देखने को मिलेगा। देखिए, मॉर्गन ने कभी भी जो असॉर्टमेंट है उसको रिजेक्ट नहीं किया। मॉर्गन ने असॉर्टमेंट को एक्चुअल में एक्सेप्ट किया है। मॉर्गन ने बस ये बताया है कि अगर असॉर्टमेंट मिलेगा तो लिंकेज नहीं मिलेगा, और जहाँ पे लिंकेज मिलेगा तो असॉर्टमेंट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जीन अगर अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तब तो क्या मिलेगा? असॉर्टमेंट। वहाँ पे आपको लिंकेज नहीं मिलेगा। अगर जीन प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पे तो वहाँ पे क्या मिलेगा? लिंकेज। वहाँ पे असॉर्टमेंट नहीं मिलेगा। तो एक तरह से आइदर और होता है, या तो असॉर्टमेंट या फिर क्या मिलेगा? लिंकेज मिलेगा। एंड दूसरी बात ये है कि जो रेशियो आते हैं इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। भाई मेंडल ने जो भी क्रॉस किए थे, जो भी उनके रिजल्ट थे, एक्चुअल में वहाँ पे मिल रहा था असॉर्टमेंट। हर एक गैमेट के बनने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो इक्वल थी, तो इसलिए उनको जो रेशियो है वो एक ही पैटर्न पे देखने को मिलते हैं। लिंकेज के अंदर इवन सेम जो प्लांट है इसी के अंदर अगर हम कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं, जब मान लीजिए जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम चेंज कर देते हैं, तो जो रेशियो है वो कैसे मिलेंगे? डिफरेंट मिलेंगे। मतलब लिंकेज के जो ये रिजल्ट है, मतलब ये जो रिजल्ट है ये केवल किसके लिए मिलेगा? जो स्वीट पी है उस पर हम दो कैरेक्टर लेते हैं, कौन कौन से? एक तो पोलन शेप, दूसरा फ्लावर कलर, उसके लिए ये रेशियो में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि लिंकेज के हर एक क्रॉस के लिए जो रेशियो है वो यही आएगा। लिंकेज के जो रेशियो है वो पहले तो हम मतलब पहले से नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कभी भी रेशियो सेम नहीं आएंगे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एंड डिपेंड करेगा कि हमने कौन से कैरेक्टर लिए हैं, उसके बेसिस पे ये वेरी करता है। तो ये आज के लिए इसको हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।